हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, वनपाल, वन रक्षक और पीटीटी के लिए एक रसायन विज्ञान का बेहतरीन मॉडल पेपर पढ़ते हैं। इसमें सारे शामिल हैं, वैसे जो अपने टॉपिक है ना, अलग अलग टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये टेस्ट के माध्यम से ही होगा। कोई इसमें एडवांस्ड जानकारी नहीं मिलने वाली, आपको अच्छे से टेस्ट है जो आपका हो जाएगा। और एक चीज़ बता दूं, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इसके बारे में आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने कि सर मेरे 30 में से या 40 में से इतने प्रश्न सही हुए हैं। रसायन विज्ञान के प्रश्न होने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न दे दूँ दोस्तों, और ये तो अपने पढ़ लिए थे। देखिए 1 से 80 तक तो अपने पढ़ लिए थे, है ना, 80 तक पढ़ लिए थे। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब देने हैं सभी के और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। देखिएगा, शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फॉस्फोरिक एसिड का, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, या नाइट्रिक एसिड का, या सल्फ्यूरिक एसिड का? शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी है? तो आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी शायद अपनी पिछली क्लास में आया भी था। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया जो है ना, वो जल अपघटन नहीं है, ये द्रवण भी नहीं है, बहुलीकरण भी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा अपना साबुनीकरण। बी ऑप्शन इससे लॉक है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। साबुन बनाने की निहित प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है। फार्मेलिन क्या है? एक जलीय विलयन है। मिथेनॉल का है, या फिर इथेनॉल का है, या फ्रक्टोज का है, या फिर नाइट्रिक एसिड का है? क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन जानदार है। राइट आंसर अपना जाएगा ए ऑप्शन के साथ, मिथेनॉल का। ठीक है, किसका है? मिथेनॉल का है। प्यारे साथियों ध्यान रखियो, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन जो है मिथेनॉल का है। क्लियर है? ओके सर, अगला प्रश्न। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है? क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है क्वेश्चन, है ना। ये रसायन विज्ञान का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। साबुनीकरण एक निहित प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, न कि प्लास्टिक बनाया जाता है, न कि सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है, न कि प्रोटीन की पहचान की जाती है। तो भाई साबुन बनाया जाता है, ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। अभी तक तो आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नंबर 85 में ये पूछा जा रहा है कि जैव पदार्थों के शवलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है जल में फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ग्लाइकोल, गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? जल में फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के ज़्यादा तो नहीं, बल्कि 200 क्वेश्चन तो ज़रूर करवा ही लूँगा। और अपने जो है ना जीव विज्ञान के क्वेश्चन थोड़े से अधिक करवाने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी हो गए हैं, तो जीव विज्ञान के क्वेश्चन ज़्यादा रखेंगे जिससे कि हमारे एग्जाम में ज़्यादा जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न है, साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद जो है वो कौन सा है? साबुन उद्योग को मिलने वाला उप उत्पाद जो है ना वो कौन सा है? कास्टिक सोडा है, ग्लिसरॉल है, नेफ्थनील है, या फिर लीन है, या फिर जो है अपना कास्टिक सोडा है? तो राइट आंसर होगा ग्लिसरॉल हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है प्यारे साथियों? ये साइंस का शानदार प्रश्न है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या जो है ना 16 नहीं है, 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, ये 28 है। तो अपन लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। और ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी लेवल में, है ना। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 88, और ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा रहा है
कि भाई जो अपना सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। सोडियम को आमतौर पर अक्सर आमतौर पर निम्न में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। तो एल्कोहल नहीं होगा, जल नहीं होगा, अमोनिया नहीं होगा, केरोसिन हो जाएगा, जिसे आप मिट्टी का तेल कहते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बड़ा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यह साधारण सफ़ेद बोतलों के साथ प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल गलत। ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है, ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती और ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया करती है। देखिए प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। बी ऑप्शन लॉक होगा यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 90, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है, ये आपको बताना है, जल्दी बता दीजिएगा। दोस्तों सुपर फास्ट है, ज़्यादा कोई अपना टाइम भी नहीं लेंगे ना। सफ़ेद फास्फोरस निम्न में से किसके नीचे रखा जाता, ये आपको बताना है। पहले अपने क्या किया, पहले अपने किया कि सोडियम को आमतौर पर किसके नीचे रखा जाता है, तो भाई केरोसिन के नीचे, ठीक है। लेकिन सफ़ेद फास्फोरस दोस्तों शीतल जल के नीचे रखा जाता है। किसके, शीतल जल, ठंडे जल के नीचे रखा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से हैं, निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, बड़ी धूमधाम, बड़े अच्छे से और बिल्कुल पॉपुलरिटी के साथ। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा टंगस्टन प्लेटिनम नहीं होगा, इरिडियम और जर्मेनियम नहीं होगा, कार्बन और प्लेटिनम नहीं होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम दोस्तों इसका व्यापक रूप से प्रयोग होता है किसमें, ट्रांजिस्टर के उद्योग में। अच्छा क्वेश्चन था, लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 92। ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। वो तत्व बताने हैं जिससे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन आ गया तो नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं होगा और सल्फर भी नहीं होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएगा लॉक आपका। कौन सा हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल, एल्कोहल, ईथर या फिर मिट्टी का तेल। आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा प्यारे साथियों। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी ए ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट ये पूछा जा रहा है आपसे कि भी उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व जो है वो कौन सा है। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है या हीलियम है या लिथियम है या सोडियम है। उच्चतम आयरन ऊर्जा वाला तत्व तो भाई साहब हीलियम ही हो जाएगा ना, कई बार पढ़ा है अपने हीलियम के बारे में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आता है 95, आपकी स्क्रीन पे पूछा ये जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जा सकता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न जो दाग को निकाला जा सकता है। सिनेमिक नहीं होगा, थैलिक नहीं होगा, बेंजोइक नहीं होगा, ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा अपना। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, लॉक कर दीजिएगा। नंबर 96 में ये पूछा जा रहा है कि चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद, देखिए उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। अल्कोहल में, अपने कागज़ में, ईंधन में या लुगदी में। देखिए एक बार ध्यान दे देना, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा एल्कोहल। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आज ए और बी ही हो रहे, क्या बात है ना। चलिए 97, निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो भाई फास्फोरिक अम्ल के रूप में हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन। लेकिन दोस्तों बता दूं आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। 15 से 17 मिनट की क्लास बनेगी, ज़्यादा कोई नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि अपलोड करने में फ़िलहाल बहुत दिक्कत आ रही है भाई साहब, क्या करें। अब कल रात की क्लास थी और वो आधे घंटे की मैंने रिकॉर्ड कर ली बिना मतलब कि बिना लाइट के, जैसे भी रिकॉर्ड कर ली, लेकिन करे क्या, अपलोड ही नहीं हो पा रही। 2 घंटे में देखिए 250 MB थी, 2 घंटे में 130 MB अपलोड हो सकी। भाई साहब शर्म की बात है, नेटवर्क वालों को क्या बोले है ना। और वो क्लास जो आपके लिए रात की क्लास कैंसिल हुई थी ना, वही क्लास रात को 12:30 बजे के आसपास पूर्ण रूप से अपलोड हुई। मैंने कहा अब इसका क्या करे कोई। अब फिर देखिए ऐसे में ना माइंड सेट नहीं होता, कभी कभी नेटवर्क भी अपनी हद पार कर लेता है। चलिए 98, इसलिए आज की क्लास को शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ, है ना। 98 में ये है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल जो है ना, वो कौन सा है? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा कार्बोलिक अम्ल। बी ऑप्शन को सही करेंगे आप सभी, है ना, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है, ये बताना है। कोका कोला जो है ना प्यारे साथियों, कौन नहीं जानते साहब, सब जानते हैं। खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है ये भी जान लो, कभी पार्टी में बैठो तो क्वेश्चन तो कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। अगला प्रश्न नंबर 100 में ये पूछा जा रहा है, एनोमेल एक मिश्रण है। एनोमेल एक मिश्रण है किसका? एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो राइट आंसर अपना अमोनियम, जिसमें भी है ना अमोनियम, किसमें? एल्यूमिनियम और अमोनियम होना चाहिए भैया, नाइट्रेट होना चाहिए, अमोनियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर है? अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आसान है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या एथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी? मुख्यतः जो जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस है ना, क्या पूछा जा रहा है। ये पिछला क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस, उसने पूछा कि भाई ग्रीन हाउस गैस कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पर यह है कि भाई ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, तो वो भी यही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इस बार? डी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो अपना राइट आंसर, सबसे अधिक जो विषाक्त है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये लो, अगला प्रश्न ये है कि ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, ये आपको बताना था राइट आंसर। तो दोस्तों ज्वालामुखी, उद्देदन, विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत का अवक्षय मुख्य रूप से जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से होता है, डी ऑप्शन इस बार भी सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट का एक क्वेश्चन दूंगा साइंस का, और उसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, बस ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और है। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्न में से कौन सी गैस है? वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो वही क्वेश्चन वही आंसर प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? देखिए, पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, तो ये थोड़ा सा अलग है। निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो जल वाष्प हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है ना। 107, रात को पेड़ के नीचे
सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है। भाई अधिक हो तो भाई हॉस्पिटल की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं, रात को यहाँ पे आके सो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। क्या है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलती है वहाँ से। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा 108 नंबर। जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसके लिए? जिंक फास्फाइड का आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कृंतनाशी के रूप में, गंधहारक के रूप में। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन हो जाएगा लॉक। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? कौन से तत्व का परसेंट जो है सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है सर, ओके, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। 110 नंबर का राइट आंसर 110 नंबर लिख के, वायु का मुख्य घटक कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों उम्मीद आशा है कि क्लास शॉर्ट थी लेकिन अच्छी भी लगी होगी नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण। बाकी मैंने आपके लिए कभी 23 मिनट से कम क्लास नहीं बनाई, अगर टेस्ट के माध्यम से दी हो तो भी 23, 24, 25 तक है ना। लेकिन आज मैं आपके लिए 15-16 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ इस क्लास को। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद, जय हिंद। आज रात की क्लास दोस्तों वही जो कि अपलोड हो गई है वो हो जाएगी अपना भूगोल का पाठ संख्या 3 जो है आज अपन पढ़ने वाले रात को, भौतिक प्रदेश में अपने है ना। सर्वाधिक अपन पढ़ेंगे पर्वतीय प्रदेश पढ़ने वाले आज शाम 9 बजे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।